बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूं आपके पोएट्री सेक्शन की 5वीं पोएम एन एपिटैफ के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, आपको मालूम है कि ओके इंग्लिश एकेडमी कंप्लीटली स्टेट बोर्ड के लिए डेडिकेटेड इंग्लिश चैनल है जो हर स्टेट बोर्ड की इंग्लिश की प्रिपरेशन कराती है। और आज मैं आपके लिए रेनबो, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके पोएट्री सेक्शन की 5वीं पोएम को लेकर आया हूं। और आज हम लोग जो एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं वो आपको यूट्यूब के समंदर में दूसरी जगह नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वन एंड ओनली ओके इंग्लिश एकेडमी पर। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं पोएट के बारे में। आपके जो पोएट हैं, इनका पूरा नाम है वॉल्टर डी ला मैर। बहुत सारे बंदे इसको पढ़ने में, इसकी प्रोनाउंसिएशन में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आज के बाद से आपको इसको पढ़ना है, वॉल्टर डी ला मैर। आगे इनकी जो पैदाइश है, ही वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। 1873 में पैदा हुए, 1956 में इनकी डेथ हुई। इसको लेकर के एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए, बल्कि 3 क्वेश्चंस अक्सर इस पे आते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी डेथ कब हुई, एंड एज वेल इनको रिवॉर्ड कब मिला। रिवॉर्ड नहीं बल्कि अवार्ड कहेंगे। रिवॉर्ड कहते हैं यूं ही किसी ने कभी अच्छा परफॉर्म किया और उसको एक कुछ इनाम में दे दिया गया, जिसकी अपनी कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड, कोई कहानी उसके पीछे नहीं हो, वो रिवॉर्ड कहलाता है। और अवार्ड वो है जिसके पीछे एक कहानी हो, एक हिस्ट्री हो, और एक सर्टेन इंटरवल पे वो दिया जाता हो, एक निश्चित अंतराल पे, तो वो अवार्ड होता है। तो 1873 में ये पैदा हुए, 1956 में इनकी डेथ हुई और 1953 में इनको अवार्ड मिला। वो अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट कहलाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। केंट जगह है इंग्लैंड में, वहां ये पैदा हुए। फेमस थे किस चीज के लिए? तो बच्चों के लिए कहानी लिखने के लिए फेमस थे ये। He was famous for writing stories for children and as well poems for children and rhymes for children. आप लोगों ने अक्सर राइम्स सुना होगा कि बच्चों की किताब होती है राइम्स की। ये खूब राइम्स लिखा करते थे। जिस तरह से वॉल्ट विटमैन, जो आपकी सेकंड पोएम के पोएट हैं, उनको पीपल्स पोएट कहा जाता है ना, तो इनको चिल्ड्रेन्स पोएट कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे। जिस अवार्ड की मैं बात कर रहा था 1953 में, उस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट, और इसको क्वीन एलिजाबेथ II ने दिया था। ठीक है, तो आई होप के अबाउट पोएट का जो सेक्शन है आपका, शॉर्ट नोट्स इस पर आपका कंप्लीट हो गया। अबाउट पोएट आपने जान लिया। अब हम इनके द्वारा लिखी गई किताबों की बात करेंगे, द बुक्स रिटन बाय हिम। द फर्स्ट बुक इज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड द सेकंड बुक इज पीकॉक पाई। याद रखेंगे आप, पहली किताब का नाम सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन है और दूसरी किताब का नाम है पीकॉक पाई। ये दोनों किताबें वॉल्टर डी ला मैर की लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। अगला क्या है हमारा? ये हिज वर्क, इसको छोड़ दें आप, ये इस सेक्शन से नहीं है। अबाउट पोएम की बात करते हैं हम। इनकी जो पोएम है, नाम एन एपिटैफ है। बड़ा अजीब नाम है, बड़ा वंडरफुल नेम है। मैं इसको भी डिकोड करने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि ये एपिटैफ होता क्या है। लेकिन अगर आप टाइप की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेकंड पोएम है आपकी वॉल्ट विटमैन, वो एक फ्री वर्स है। जैसे वो टू ऑटम जो है इनका जॉन कीट्स का लिखा हुआ, वो एक ओड है। उसी तरह से ये एक मेमायर है। मेमायर कहते हैं किसी की याद में लिखी गई कविता, राइट। तो ये एक मेमायर है। यहां पर एक कवि है, एक पोएट है जो अपनी महबूबा की याद में एक कविता लिखता है। थीम की बात करते हैं। थीम आपको मालूम है कि विषय वस्तु को कहते हैं। पहले हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। कविता का केंद्रीय विषय अपनी महिला प्रेमिका की मृत्यु पर एक प्रेमी के विलाप और शोक से संबंधित है, राइट। मतलब इसके थीम से क्लियर हो गया कि कहानी कुछ यूं है कि एक फीमेल है, एक औरत है, एक महिला है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसको प्यार करने वाला प्रेमी उस पर कविता लिखता है। The central theme of the poem deals with the lamentation. Lamentation कहते हैं हम विलाप को, मातम को, है ना। And grief, शोक, दुख of a lover, एक प्रेमिका, on the death of his lady love, उनकी महिला प्रेमिका की याद में।
आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ओके इंग्लिश एकेडमी ने इस साल बिहार के सभी 5 टॉपर दिए 1 to 5 तक, और 2024 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं टॉपर्स 12 कोर्स, जिसकी फीस ओनली 499 है। प्यारे बच्चों, सिर्फ 499 में हम आपको पूरे साल तक इंग्लिश के साथ आपका जो दूसरा पेपर है वो फ्री पढ़ाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, कुछ भी हो। बिहार के बच्चों के लिए ऑफर है। इनमें से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आप ओके इंग्लिश एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। 1 लाख प्लस बच्चों ने अपनी 12th की तैयारी यहीं से की है, बिहार बोर्ड के बच्चों ने। आप जाइए, अगला नंबर आपका है। एश्योर्ड रहिए कि ये क्वालिटी आपको बिहार में दूसरी जगह पे मिलने वाली नहीं है। अब इस पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएम का नाम है एन एपिटैफ, आपको मालूम है, लेकिन ये एपिटैफ हम कहते किसको हैं? अब एक बात बताओ, जैसे मान लिया ये एक कब्र है, ये एक कब्र है, आपने देखा होगा कब्र पे होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर उनके सिरहाने में, उनके यानी सर की तरफ, जिस साइड सर होता है वहां पर लिखा हुआ होता है, जैसे सपोज स्वर्गीय सूरज बड़जात्या, सपोज मैंने एक नाम लिखा, ठीक है, और यहां पर इनका डेट ऑफ वो ये डिमाइस लिखा होता है। डिमाइस कहते हैं डेथ को, मरण को, कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो ये लिखा होता है। या जैसे सपोज कोई मुस्लिम की डेथ होती है, उनके सिरहाने यहाँ क्या लिखा रहता है, मरहूम फलाना जो नाम रहता है, और यहां पर साले वफात लिखा होता है। तो इस तरह से ये एपिटैफ कहलाता है। एपिटैफ एक्चुअली हम कहते हैं कि ये जो इसके सिरहाने में ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, ये एपिटैफ है जिस पर इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन, ये वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन कहते हैं खुदाई को। इस पर ये जो इंस्क्रिप्टेड है ना, ये एपिटैफ कहलाता है। An epitaph is called an inscription on tomb. tomb कहते हैं मकबरा को, किसी के मकबरा पर, किसी के कब्र पर जो एक पत्थर दिया होता है उसके मरने के बाद, जिस पर उसका नाम और उसके मरने का जो साल है वो, या जिसको अपना जो लिखाना है वो लिखाता है। जैसे हैव नथिंग फर्दर टू से, आगे अब क्या कहना है, आगे अब कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अब हम जो है वो क्या बोलते हैं, राह खामोशा की तरफ चले गए। अब हमेशा खामोशी ही मिलेगी यहाँ पे। तो किसी का अपना शौक है, कोई कह के जाता है भी कि भाई मेरे कब्र पे ये लिख देना है। तो ये सब क्रिश्चियंस में ज्यादातर होता है, क्रिश्चियनिटी में। खैर, इन द मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, एक मरे हुए बंदे की याद में जो लिखा होता है ना, उसी को हम एपिटैफ कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये पोएम आपकी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, आपकी जितनी भी पोएम्स हैं टोटल 10 पोएम। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम, एन एपिटैफ, द सोल्जर, मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट, फायर हिम, स्नेक और माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो आपकी 10 की 10 पोएम है, इन 10 पोएम्स में से जो आपकी सबसे छोटी पोएम है, सबसे बड़ी पोएम तो स्नेक है जिसमें टोटल 74 लाइंस हैं, और अगर आप इसकी बात करें एन एपिटैफ की, तो आपकी इसमें जो है ओनली 7 लाइंस है। वैसे इसको 8 लाइन में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब देखो यहां पर पहला स्टैंजा है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। टोटल 2 स्टैंजा है इसमें। इस पहले स्टैंजा में मैं 4 लाइन को ले रहा हूं। ये जो फर्स्ट 4 लाइन है वो है, हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। पोएट के कहने का मतलब क्या है यहां पर? देखो, सिचुएशन कुछ यूं है कि एक कवि है जो अपने प्रेमिका के मरने के बाद, मतलब एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के मरने के बाद प्रेमिका के कब्र पर जाता है, वहां पर बैठता है, उसके कब्र की ओर इशारा करके कहता है कि हेयर लाइज, मतलब यहां लेटी है, लाइज मतलब लेटी है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक औरत जो बड़ी खूबसूरत है। अगर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी होता, मतलब होता सबसे खूबसूरत महिला लेटी है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब एक लेडी है जो बहुत खूबसूरत है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। खैर, वहां एक बहुत यहां लेटी है, एक बहुत खूबसूरत महिला लेटी है। वो उसको मरा हुआ नहीं मान रहा है, नहीं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, ये जो लाइज है ना, ये जा करके ये इंटीमेसी दिखाता है उस बंदे की। फिर आगे बंदा कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि इसका ये ब्लू कलर क्या कहता है,
और दूसरी चीज ये कि इसका ये रेड कलर क्या कहता है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेरे बच्चों ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं यहां पर, इसका ये मतलब है कि ये वर्ड उतना डिफिकल्ट नहीं है, उतना भारी नहीं है, और इसका अगर मीनिंग मैं आपको बता दूं तो आपका काम चल जाएगा। और रेड कलर और अंडरलाइन का ये मतलब है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको इसके मीनिंग के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी जानना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने किया है आपके लिए, और हर बोर्ड में हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं सबको। तो कहने का मतलब है, वो बंदा कहता है कि यहां जो एक महिला लेटी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉश थी। तो पहले आपको लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब समझना पड़ेगा। मे आई हेल्प यू वाले सेक्शन में आएगा ये, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, घूमने फिरने की शौकीन, यानी कवि की प्रेमिका को घूमने फिरने का बहुत शौक था। कवि कहता है कि यहां जो बंदी लेटी है उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था, वो घूमने फिरने की बड़ी शौकीन थी। आगे अब फिर से दोनों का मीनिंग एक साथ लगाते हैं। हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां एक बड़ी सुंदर महिला लेटी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ड वश थी, उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था। आई थिंक, पोएट की नजर में, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो महिला, पहले तो बोले कि सबसे खूबसूरत महिला लेटी, फिर कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो महिला सबसे खूबसूरत महिला थी। पहले एक खूबसूरत महिला लेटी है, एक बहुत खूबसूरत महिला लेटी है, और अब आगे फिर वो सुपरलेटिव की तरफ जा रहे हैं द के साथ, कि मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। एवर मतलब कहते हैं नेवर, कभी नहीं, एवर मीन्स कभी, मतलब अब तक की जितनी भी महिलाएं पैदा हुई हैं पश्चिम के देशों में, उनमें से ये सबसे सुंदर महिला थी। अच्छा, यहां पर इस वेस्ट को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं आपको। आप ईस्ट और वेस्ट का क्या मतलब समझ रहे हैं? आपको लग रहा होगा ईस्ट का मतलब है यहां पर पूरब की दिशा, और वेस्ट का मतलब है यहां पर पश्चिम की दिशा। ना बेटा, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड मैप पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। तो इधर के जितने भी कंट्रीज आपको दिखेंगे, इधर भारत, चाइना, बांग्लादेश वगैरह ये सब भी है, सऊदी, और इधर आप जाएंगे तो इंग्लैंड मिलेगा आपको, फ्रांस मिलेगा, अमेरिका मिलेगा, ये मिलेगा। आप इसके और इसके कल्चर में देखेंगे तो इनके कल्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है, इनके कल्चर में थोड़ा पर्दा होता है, इनके कल्चर में क्या होता है, बेपर्दगी होती है। तो इधर के सारे कंट्रीज ईस्ट के कंट्रीज कहलाते हैं, इधर के सारे कंट्रीज वेस्ट के कंट्रीज कहलाते हैं। अरे समझो ना, भारत इंग्लैंड, भारत अमेरिका, ऐसा समझो। तो वो कहते हैं कि पश्चिम के देश में अब तक जितनी भी महिलाएं पैदा हुई थी उनमें ये सबसे सुंदर महिला थी। मेरे भाई, इस 4 लाइन को बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोगों का। और ये जो है, आप ये देखें, ये है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट की सबसे जबरदस्त पिक्चर। मैं पिक्चर भी आपको पेस्ट कर दे रहा हूं। वर्ड की मीनिंग बता दिया, डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कर दिया, और यहां पर उसको पिक्चर से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हिंदी में किताबी भाषा में एक्सप्लेनेशन। एक तो ये होता है कि मैंने आपको अपने शब्दों से एक्सप्लेन करके बता दिया कि भाई जो कवि हैं, मतलब एक आदमी है जिसको आप किसी महिला से बहुत ज्यादा प्यार था, वो महिला अब इस दुनिया से चली गई। उसके मरने के बाद चूंकि ये आदमी कवि भी है, तो वो जाता है उसकी कब्र पे, बैठता है वहां पर, और उधर इशारा करके वो अब इन शब्दों में याद करता है, वो विलाप करता है, वो मातम करता है, वो अफसोस करता है। वो कहता है कि यहाँ जो लेटी हुई महिला है वो सबसे सुंदर थी, पश्चिम के देश में अब तक की जितनी भी पैदा हुई महिला थी उनमें सबसे सुंदर थी। और उसकी एक अदा थी कि उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था, बहुत नरम दिल की भी थी वो, घूमने फिरने का बड़ा शौक भी था इसका। खैर, इसी बात को अगर हम किताब की भाषा में करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इस कविता में कवि एक बहुत ही खूबसूरत महिला के बारे में बात कर रहे हैं, जो शायद उनकी प्रेमिका या उनकी पत्नी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उस वक्त उनके देश में उस जैसी शायद ही कोई दूसरी सुंदर लड़की होगी, लेकिन वो अब मर चुकी है और उसको दफना दिया गया है। कवि को जब भी उसकी याद आती है तो वो उसके कब्र पर जाते हैं, वो कब्र की ओर इशारा करके कहते हैं कि यहां एक सबसे सुंदर महिला है जो घूमने फिरने की बड़ी शौकीन थी और दिल की भी बहुत अच्छी। कवि कहते हैं कि उनका मानना है कि वह पश्चिम के देशों में अब तक जितनी भी महिलाओं ने जन्म लिया, यह उनमें सबसे सुंदर महिला थी। यह था माय डियर उस पहली 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन हर एक तरह से।
और अब आपको जज करना है कि ये क्वालिटी जो डिलीवर हो रही ओके इंग्लिश एकेडमी पर, अगर इसी क्वालिटी के सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाए, इसी क्वालिटी के अगर सारे ग्रामर को इस तरीके से पढ़ा दिया जाए, जो कि आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे ट्रिक्स ऑल इंडिया फेमस हैं, चाहे वो आर्टिकल का डॉक्टर बॉस का ट्रिक हो, या नरेशन का आरसीटी वीपी का ट्रिक हो, या फिर वॉइस का जो है ईवीएच का ट्रिक हो, ईवीएच 514 का, ये सब बहुत सारे पॉपुलर ट्रिक हैं अक्रॉस इंडिया हमारे। तो आपके लिए ये पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज तैयार है टॉपर्स 12th कोर्स में। वैसे एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं साइंस और आर्ट्स के बच्चों को कि उनके लिए रॉकविल एजुकेशन, ये ओके इंग्लिश एकेडमी का ही प्लेटफॉर्म है, ये ओके इंग्लिश एकेडमी का ही चैनल है। इस पर हम साइंस की 10th क्लास की और 12th क्लास की और 12th आर्ट्स की कंप्लीट क्लास करवा रहे हैं। उसके यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, विजिट करिए, वहां पर सुबह से शाम तक रोजाना क्लासेस होती हैं। अब हम स्टैंजा 2 की बात कर रहे हैं। स्टैंजा 2 में आगे बढ़ते हैं। आगे पोइट कहता है, बट ब्यूटी वैनिशेस। ये जो वैनिश है ना, आपके घर में भी होगा। वैनिश एक्चुअली इसका पाउडर भी आता है, लिक्विड भी आता है। वैनिश का मतलब होता है किसी चीज का गायब हो जाना, खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना, अप्रकट हो जाना। पोइट कहता है कि ये और बात है कि वो जो महिला है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसका मुझसे लगाव है, जिसकी मेरे साथ इंटीमेसी है, लेकिन ऐसा है कि खूबसूरती को एक न एक दिन गायब हो जाना है, अप्रकट हो जाना है, खत्म हो जाना है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी को गुजर जाना है, खूबसूरती को। हाउएवर, चाहे चाहे चाहे, हाउएवर रेयर, चाहे ये कितनी भी दुर्लभ हो, रेयर इट भी, दुर्लभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि कहता है कि खूबसूरती चाहे कितनी भी रेयर क्यों ना हो, कि उस जैसा खूबसूरत फिर कोई दूसरा हो ही नहीं। सही है, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी एक न एक दिन जवाल आना है, उसको भी एक न एक दिन खत्म होना है, उसको भी एक न एक दिन अप्रकट हो जाना है। कवि के कहने का यह मतलब है। तो कवि यहां पर जीवन की एक हार्श रियलिटी, एक कटु सत्य की बात करता है। कवि कहता है कि मैं इस बात को मानता हूं कि भाई वो महिला बहुत सुंदर महिला थी, इस दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं था इस पश्चिम के देश में, जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन उसको भी एक न एक दिन मरना पड़ा, उसकी खूबसूरती को पर भी एक न एक दिन पूर्ण विराम लगा। तो कवि के कहने का मतलब है यहां पर इनडायरेक्ट वे में, कि इनडायरेक्ट क्या डायरेक्टली वो इस बात को कह रहे हैं कि ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैज टू टेस्ट डेथ। मतलब ये कि हर एक जानदार को एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, अब कवि को अपनी भी अपने भी मौत याद आने लगती है। या वैसे तो क्रम्बल का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े होना, लेकिन यहां पर हम इसके शाब्दिक अर्थ की नहीं, हम इसके इंप्लाइड मीनिंग की बात करेंगे। इसका मतलब होता है मर जाना। कवि कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देश की इस महिला को। मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद इसको कोई याद नहीं रखेगा। अब यहां पर क्रम्बल और वैनिश ये दो टर्म है, और साथ ही पासेज और रेयर भी दो टर्म है। पासेज का मतलब अंत होना, खूबसूरती का अंत होना। रेयर का मतलब दुर्लभ, मुश्किल, जो बड़ी मुश्किल से मिले। वैनिश क्या है देख लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ है गायब होना। यहां पर कवि का तात्पर्य है एक उम्र गुजरने के बाद खूबसूरती भी ढल जाती है। क्रम्बल, इसका शाब्दिक अर्थ है टुकड़े टुकड़े होना, लेकिन यहां पर कवि का तात्पर्य मरने से है। तो मैंने तो एक्सप्लेनेशन में ये बता ही दिया आपको, और एक पिक्चर के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर वैनिश होता क्या है। वैनिश इसी को कहते हैं। खूबसूरती कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, इसको एक न एक दिन ढल जाना है। कवि कुछ ये कहना चाह रहा है जो इस तस्वीर में आपको दिख रहा है। हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं इस स्टैंजा में, वो एक कड़वे सच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सुंदरता नष्ट हो जाती है और ढल जाती है, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ हो। इससे एक बात और जाहिर होती है, स्पष्ट होती है कि मौत सुंदरता का भी अंत है। मौत सुंदरता का भी अंत है। मरने के बाद आदमी की सुंदरता भी मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाती है। फिर कवि को यह एहसास भी सताने लगता है कि जब वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तब पश्चिमी देश की उस सुंदर महिला को कौन याद रखेगा। लोग वक्त बीतने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, सुंदरता को भी भूल जाते हैं, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो।
चाहे कितनी भी बेमिसाल क्यों ना हो, चाहे उससे खूबसूरत को इस दुनिया में पहले कोई जन्मा हो या ना जन्मा हो, वो अगर सबसे खूबसूरत भी है तो उसको एक ना एक दिन ढल जाना है। दरअसल कवि यहां पर उसी रियलिटी, उसी वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपको एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, इसलिए अच्छे कर्म करिए। राइट, पढ़िए लिखिए, आप लोग अपना नाम करिए इस दुनिया में, लेकिन मानवता को सर्वोपरि रखिए। राइट, वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं, और अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का शौक है तो लिंगो पे आप आइए, वहां पर रोजाना क्लासेस होती हैं। वीडियो मैं एंड करना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से जिन्होंने भी अब तक टॉपर्स 12th कोर्स 2024 को ज्वाइन नहीं किया है, बिहार बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी के अभी आप जाइए और टॉपर्स 12th कोर्स को ज्वाइन करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर्स का सहारा आप लीजिए। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।